नमस्कार साथियों, ये अलाउद्दीन के बारे में बात आज करूँगा। अलाउद्दीन के बारे में आज बात करूँगा। अगर इससे पहले वाला पार्ट 1 अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो मुझे आपसे यही कहना है कि आप पहले उसे देख लीजिए, तभी आपको ये समझ में आएगा। और नहीं तो बात बाकी हमें नहीं लगता है कि अगर आप यहाँ से देख रहे हैं वीडियो 2 के अंतर्गत तो आपको समझ में आएगा। बहुत कम चांस है कि आपको यहाँ से समझ में आएगा। हम बात कर लिए थे अलाउद्दीन के बारे में, चित्तौड़ अभियान के बारे में, और चित्तौड़ अभियान के बारे में जान चुके थे। और अलाउद्दीन ने इसके बाद मालवाड़ या मालवा का अभियान 1305 ईस्वी में किए। और अलाउद्दीन किसके नेतृत्व में? अलाउद्दीन ने अपना सूबेदार बनाया था, जो आइन मुल्क को सूबेदार बनाया था। आइना मुल्क को कहे कि देखिए मालवा को जीतिए, बहुत परेशान कर रहा है। इस तरह से अलाउद्दीन 1305 ईस्वी में मुल्तान के सूबेदार आइना मुल्क के नेतृत्व में मालवा पर आक्रमण किए। और मालवा पर जब आक्रमण कर दिए तो वहाँ से जीत कर अपने साम्राज्य में मिला लिया गया, क्योंकि अलाउद्दीन अपने साम्राज्य में जीत कर मिलाने में बहुत बड़े माहिर थे। यानी कहने का मतलब है कि अलाउद्दीन ने कहने का मतलब है कि अलाउद्दीन ने साम्राज्य में यानी कुछ जीत कर अपने साम्राज्य में मिलाने का काम किया करता था। मालवा अभियान के तहत 1305 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी के नेतृत्व जो कर रहे थे, आइन मुल्क कर रहे थे। इस तरह हम कह सकते हैं कि मालवा अभियान 1305 ईस्वी में अलाउद्दीन के नेतृत्व जो सूबेदार हुआ करता था, नेतृत्व कर रहा था आइनल मुल्क कर रहा था। ठीक इसके बाद अगर बात कीजिएगा मारवाड़ को भी जीता। मारवाड़ का जो सुल्तान हुआ करते थे ये तो अलाउद्दीन के नेतृत्व में कर रहे थे, लेकिन अगर बात कीजिएगा तो अलाउद्दीन के तरफ से जो नेतृत्व कर रहा था वो कमालुद्दीन गुर्ग के नेतृत्व में अलाउद्दीन के अंतर्गत कर रहा था। कहने का मतलब ये है बाबू कि 1308 ईस्वी में मारवाड़ को जीता, और उस वक्त सुल्तान अलाउद्दीन हुआ करता था। और अलाउद्दीन के तरफ से कौन लड़ रहा था, यानी इसका नेतृत्व कौन कर रहा था? तो कमालुद्दीन गुर्ग कर रहा था। अब बात करते हैं मारवाड़। तो मारवाड़ जब जीता तो मारवाड़ का भी शासक होगा ना कोई हो। तो मारवाड़ के शासक के अगर बात कीजिएगा, अगर शासक के बात कीजिएगा तो मारवाड़ के शासक जो हुआ करता था शीतल देव हुआ करता था। कहने का मतलब है कि मारवाड़, कहने का मतलब है, 1 मिनट समझ लीजिए आप। कहने का मतलब है कि सुल्तान अलाउद्दीन ने जो नेतृत्वकर्ता भेजे थे कमालुद्दीन को भेजे थे। और मारवाड़ जब जीता 1308 ईस्वी में, तो मारवाड़ जब जीता तो मारवाड़ के जो शासक हुआ करते थे शीतल देव हुआ करते थे। उम्मीद करता हूं कि आपको बिल्कुल अच्छे तरह से समझ में आ गया होगा। इसके बाद आप ध्यान से पढ़िए, उसके बाद मैं PDF को लेक्चर भी दूंगा ताकि आपको बेहतर से बेहतर समझ आ जाए। ठीक, अगर बात कीजिएगा तो अलाउद्दीन ने 1311 ईस्वी में जालौर का भी विजय किया, यानी जालौर को जीत लिया। और जालौर का जो जीता तो जालौर का अगर शासक हुआ करता था कान्हन देव हुआ करता था। जालौर का विजय किया, यानी कि अलाउद्दीन बहुत बढ़िया मतलब दूरदर्शी नेता थे, यानी दूर तक सोचते थे। और जालौर को जीत लिया 1311 ईस्वी में। और उस वक्त वहाँ के शासक जो हुआ करता था कान्हन देव हुआ करता था। इस तरह से दक्षिण भारत अभियान देखेंगे कि दक्षिण भारत अभियान किसने किया और क्यों किया। तो बात कीजिएगा दक्षिण भारत अभियान की, तो दक्षिण भारत अभियान में मध्य युग का पहला शासक अलाउद्दीन खिलजी था। यानी कहने का मतलब है अलाउद्दीन खिलजी मध्य युग का पहला शासक जिसने बिंद पार कर दिया। इसने दक्षिण अभियान के विषय में जानकारी हमें वर्णीकृत, यानी कहने का मतलब अगर दक्षिण भारत अभियान के जानकारी मिलती है एक वर्णीकृत तारीख़ फिरोज शाही के द्वारा अगर बात कीजिएगा
तो इसी से जानकारी मिलती है। ये किताब का नाम है बरीनीकृत तारीख़े फिरोज शाही, ये किताब का जानकारी है और दक्षिण भारत के बारे में हमें यही किताब से मिलता है। अमीर खुसरो की बात कीजिएगा तो अमीर खुसरो की रचना खजान उल मुल्क फुतूह हुआ करता था। अमीर खुसरो की रचना खजान उल फुतूह हुआ करता था। अगर बात कीजिएगा इमामी की रचना एक हुआ करता था, जो इमामी की रचना फुतहू उस सलातीन हुआ करता था। इमामी का रचना फुतहू उस सलातीन हुआ करता था। तो हम आ जाइए दक्षिण भारत अभियान के तरह। तो दक्षिण अभियान के तरह जो अलाउद्दीन की बात कीजिएगा तो दक्षिण भारत अभियान में अलाउद्दीन ने नेतृत्व के रूप में मलिक काफूर को नेतृत्व करने के लिए बोला गया, जिसे 1000 दिनार में खरीदा था मलिक काफूर को, उसी को नेतृत्व करने के लिए दक्षिण भारत अभियान पर भेजा गया। सबसे पहले दक्षिण भारत अभियान में देवगिरी अभियान किया। कौन किया? तो दक्षिण अभियान जो किया था, दक्षिण भारत अभियान के देवगिरी अभियान पे नेतृत्व जो किया था मलिक काफूर ने किया था। और देवगिरी अभियान के बारे में बात कीजिएगा तो देवगिरी अभियान 1307 से 8 ईस्वी तक हुआ था। 1307 से 8 ईस्वी में देवगिरी अभियान हुआ, जिसका नेतृत्व अलाउद्दीन के चेला नेतृत्व मलिक काफूर कर रहा था। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में। जब देवगिरी पर आक्रमण किया तो 1307-8 ईस्वी में अलाउद्दीन के चेला यानी कि अलाउद्दीन के नेतृत्व में मलिक काफूर किया। और उस वक्त देवगिरी पर जब आक्रमण किया तो उस वक्त यहाँ का शासक हुआ करता था रामचंद्र देव, यानी कि उस वक्त यहाँ के शासक कौन हुआ करता था बेटा? रामचंद्र देव हुआ करता था। एक बार फिर से दक्षिण भारत पर अभियान करने का श्रेय सबसे पहले नेतृत्व मलिक काफूर को जाता है। और मलिक काफूर के बारे में बात कीजिएगा, मलिक काफूर के बात कीजिएगा तो देवगिरी पर आक्रमण किया। देवगिरी पर आक्रमण किया, जब देवगिरी पर आक्रमण किया तो उन्होंने 1307-8 ईस्वी में किया था। उस वक्त अलाउद्दीन के चेला जो नेतृत्व कर रहे थे मलिक काफूर कर रहे थे। और जब देवगिरी पर आक्रमण किया था वहाँ पे का शासक जो हुआ करता था रामचंद्र देव हुआ करता था। रामचंद्र देव हुआ करता था और उसको पराजित करके दिल्ली भेज दिया। कहें अगर बात कीजिएगा रामचंद्र यानी कि रामचंद्र देव को पराजित मलिक काफूर ने रामचंद्र देव को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया। और शासक रामचंद्र जो पराजित हो गए तो मलिक काफूर बोले कि आप जो है रामचंद्र है, आप देवगिरी का शासक हैं, आप चलिए और अलाउद्दीन के दरबार में चलिए। और अलाउद्दीन के दरबार में चलिए, कौन बोला? ये जो है मलिक काफूर कहते हैं रामचंद्र को कि आप चलिए अलाउद्दीन के दरबार में, आपको मान सम्मान अलाउद्दीन देंगे, यानी आपको अलाउद्दीन जो है मान सम्मान करेंगे, आप हमारे साथ चलिए। तो रामचंद्र वैसा ही किया। रामचंद्र की बात में बात कीजिएगा तो ऐसा माना जाता है कि अलाउद्दीन ने अलाउद्दीन ने रामचंद्र को राजा की उपाधि दी। राजा की उपाधि दी। कहा जाता है कि अलाउद्दीन ने जब दरबार में रामचंद्र देव अलाउद्दीन के दरबार में गए तो अलाउद्दीन ने इसे राजा की उपाधि दी, राजा की उपाधि भी दी। और अच्छा व्यवहार किया, उसे राय रायन की भी उपाधि दी, यानी अच्छा व्यवहार करने के बारे में है राय रायन की भी उपाधि इसने दिया। राय रायन की भी उपाधि दी, साथ ही साथ उसका राज वापस कर दिया। कहने का मतलब जो क्षेत्र अलाउद्दीन रामचंद्र का जीता था उस क्षेत्रवा को जो है वापस लौटा दिया, क्योंकि इसका जो व्यवहार बहुत अच्छा था रामचंद्र देव को। और अलाउद्दीन ने राय रायन की उपाधि भी दी, राय रायन की उपाधि दी और तथा राजा की उपाधि भी दी, तथा राजा की भी उपाधि दी, राजा की उपाधि दी और राजा की उपाधि दी और राय रायन की उपाधि दी, राय रायन की भी उपाधि दी। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा। इस तरह से रामचंद्र देव को अलाउद्दीन खिलजी ने राय रायन की उपाधि दी। राय रायन यहाँ पे लिखा हुआ राय रायन की उपाधि दी, राय रायन को।
अगर बात कीजिएगा तो एक तेलंगाना, दक्षिण भारत के अंतर्गत एक तेलंगाना अभियान हुआ करता था और तेलंगाना अभियान को वारंगल अभियान भी कहा करता था। तो तेलंगाना अभियान या वारंगल अभियान 1309 ईस्वी में किया गया था, 1309 ईस्वी में किया गया था। और जब तेलंगाना के जब युद्ध हो रहा था, अभियान हो रहा था, तो उस वक्त यानी कि अलाउद्दीन के तरफ से जो नेतृत्व कर रहे थे मलिक काफूर ही कर रहे थे। कहने का मतलब है कि दक्षिण भारत में जो भी आक्रमण यानी कि नेतृत्व कर रहे थे तो मलिक काफूर ही कर रहे थे। और उस वक्त तेलंगाना अभियान जो हो रहा था तो तेलंगाना अभियान के शासक जो हुआ करते थे रुद्रदेव हुआ करते थे, या उसे प्रताप रुद्रदेव हुआ कर सकते थे, प्रताप रुद्रदेव कह सकते हैं। कहने का मतलब है एक बार फिर से, तेलंगाना अभियान या वारंगल अभियान 1309 ईस्वी में अलाउद्दीन, यानी ये अलाउद्दीन है तो अलाउद्दीन के नेतृत्व में इसका चेला मलिक काफूर कर रहे थे। और तेलंगाना अभियान या वारंगल अभियान के जो शासक हुआ करते थे तो रुद्रदेव या प्रताप रुद्र हुआ करते थे। और प्रताप रुद्र ने पूरा स्वाधीनता यानी कि स्वाधीनता को अपनाया और आत्मसमर्पण कर लिया और अपना पूरे साम्राज्य जो है अलाउद्दीन खिलजी को सौंप दिया। और अलाउद्दीन खिलजी को सौंप देने के बाद है इसके पास, प्रताप रुद्र के पास एक कोहिनूर हीरा हुआ करता था, इसके पास हीरा हुआ करता था। और हीरा जो है मलिक काफूर को दे दिए और मलिक काफूर ने अलाउद्दीन खिलजी को दे दिए। इस तरह से आपको समझ में आ गया होगा कि तेलंगाना अभियान या वारंगल अभियान 1309 ईस्वी में स्थापित किया गया था और जो नेतृत्व किया था मलिक काफूर के नेतृत्व में किया था। और तेलंगाना अभियान के जो शासक हुआ करते थे रुद्रदेव हुआ करते थे और प्रताप रुद्र यानी दोनों एक ही नाम है। कहने का मतलब है कि मलिक काफूर और प्रताप रुद्र ने मलिक काफूर को कोहिनूर हीरा दिया। उम्मीद करता हूं कि आपको पांड अभियान, एक दक्षिण भारत अभियान के अंतर्गत एक पांड अभियान हुआ करता था और पांड अभियान 1311 ईस्वी में किया गया था माना जाता है, ऐसा आप जानिए। जब पांड अभियान शुरू किया गया था तो दो भाई हुआ करता था। पांड अभियान के अंतर्गत दो शासक सुंदर पांड और वीर पांड। तो सुंदर पांड और वीर पांड अपने आप में लड़ने लगा कि हम बनेंगे पांड अभियान के शासक। वीर पांड कह रहा है कि हम बनेंगे अपने अभियान का पांड अभियान का शासक। तो दोनों में लड़ाई छिड़ गई। तो सुंदर पांड यानी कि सुंदर पांड ने ये काम किया कि सुंदर पांड ने अलाउद्दीन को बुलाया, अलाउद्दीन से अपनी सहायता मांगा। तो अलाउद्दीन जब सहायता मांगा सुंदर पांड ने, तो अलाउद्दीन ने मलिक काफूर को भेज दिया और मलिक काफूर बड़ा तेज था। और मलिक काफूर अगर गया यहाँ पे नेतृत्व करने यानी कि पांड अभियान को करने, और उस वक्त पांड अभियान का राजधानी जो हुआ करता था मदुरई में हुआ करता था। और मदुरई के दौरान जो वहाँ का राजधानी हुआ करता था तो वहाँ मलिक काफूर अगर नेतृत्व करने के लिए जब गया तो वीर पांड वहाँ डर के मारे भाग गया। आपको उम्मीद कर रहा हूँ कि समझ में आ गया होगा। पांड अभियान 1311 ईस्वी में दो भाइयों के अंतर्गत लड़ाई चल रही थी। तो सुंदर पांड ने अलाउद्दीन खिलजी से सहायता मांगी, तब जाकर अलाउद्दीन ने मलिक काफूर को भेजा। जब मलिक काफूर के नेतृत्व में भेजा तो वीर पांड वहाँ से भाग निकला और भाग जाने के बाद जो है मलिक काफूर ने मदुरई को खूब लूटा, यानी कि यहाँ का मंदिर भी नष्ट किया, बहुत तरह से यहाँ पे लूटा। आपको उम्मीद कर रहा हूँ कि समझ में आ रहा होगा। तो मलिक काफूर की बात कीजिएगा तो मलिक काफूर ने नगर में लूटपाट खूब किया और लूटपाट करने के बाद अनेक मंदिर भी नष्ट किया अपने साथ लूटपाट की अपार धन संपत्ति लाया जो इसके पूर्व कभी नहीं लाया था। उम्मीद करता हूं कि आपको सब समझ में आ रहा होगा। देवगिरी पर आक्रमण फिर किया।
देवगिरी पर आक्रमण, देवगिरी पर पुनः आक्रमण की बात कीजिएगा तो देवगिरी पर पुनः आक्रमण किया, देवगिरी पर पुनः आक्रमण किया, देवगिरी पर पुनः आक्रमण किया, पुनः आक्रमण किया, देवगिरी पर पुनः आक्रमण किया। कौन? वहाँ का जब शासक हुआ करता था राजा रामचंद्र देव हुआ करता था, तो वहाँ उसकी मृत्यु हो गई। तो रामचंद्र देव की पुत्र जो हुआ करता था शंकर देव हुआ करता था या सिनहन देव हुआ करता था। और उस वक्त अगर बात कीजिएगा तो देवगिरी पर पुनः आक्रमण करने का एक ही बात हुआ करता था। क्यों? क्योंकि राजा रामचंद्र देव के पुत्र जो शंकर देव हुआ करता था तो उसने अपने दिल्ली के शासन से स्वतंत्र कर लिया, यानी कि दिल्ली से शासन को स्वतंत्र कर लिया और वो कर देना बंद कर दिया। यानी कि जो सिनहन देव जो अलाउद्दीन के खिलाफ जो है कर दिया करता था, तो कर देना यानी कि टैक्स देना बंद कर दिया, टैक्स देना बंद कर दिया। तो अलाउद्दीन को गुस्सा आ गया। तो अलाउद्दीन को जब गुस्सा आ गया तो टैक्स देने के बाद जो है मलिक काफूर को कहे, मलिक काफूर को कहे कि देखिए, मलिक काफूर यानी मलिक काफूर को कहे कि देखिए जाके देवगिरी पर एक बार चढ़ाई कर दीजिए। क्योंकि कर नहीं देने के कारण मलिक काफूर ने देवगिरी पर पुनः आक्रमण किया, भेजा। इस युद्ध में शंकर देव मारा गया, शंकर देव या सिनहन देव मारा गया। यहाँ भी काफूर ने विभिन्न नगरों को लूटा। यानी कि कहने का मतलब है, एक बार फिर से समझिएगा, देवगिरी पर आक्रमण पुनः किया गया। पुनः क्यों किया गया? कि देवगिरी पर जो राजा यानी कि शासक हुआ करता था रामचंद्र देव हुआ करता था। तो रामचंद्र देव उस वक्त मर चुका था, तो उसका पुत्र जो है शंकर देव हुआ करता था। तो शंकर देव या सिनहन देव ये अलाउद्दीन खिलजी को कर देना बंद कर दिया। इसके बारे में फिर अलाउद्दीन मलिक काफूर को कहें, मलिक काफूर को कहे कि एक बार जो है फिर से दिल्ली, मलिक काफूर को कहे कि फिर से एक बार देवगिरी पर आक्रमण कर दीजिए, देवगिरी पर आक्रमण कर दीजिए। और इस वक्त देवगिरी पर आक्रमण जो है फिर से कर दिया गया, फिर से कर दिया गया, फिर से कर दिया गया। इस वक्त अगर बात कीजिएगा तो शंकर देव यहाँ मारे गए और उसके बाद अलाउद्दीन के नेतृत्व जो मलिक काफूर कर रहे थे ये जीत का शासन को देखने को मिला और विभिन्न नगरों को लूटा। यानी कि विभिन्न नगरों को लूटा, वहाँ पे भी विभिन्न नगरों को लूटा, विभिन्न नगरों को लूटा। अगर बात कीजिएगा तो विभिन्न नगरों की लूटा। उम्मीद करता हूँ तो शंकर देव यानी कि मलिक काफूर और शंकर देव की बात में लड़ाई हो गई। तो मलिक काफूर यानी कि अलाउद्दीन के नेतृत्व में मलिक काफूर जो है देवगिरी पर आक्रमण किया। वहाँ का शासक शंकर देव को पूरा पराजित करके मलिक काफूर ने देवगिरी को पूर्णतः लूटा, पूर्णतः खूब लूटा, पूर्णतः खूब लूटा। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा। अलाउद्दीन खिलजी के नए नए सुधार किए गए थे, अलाउद्दीन खिलजी के नए नए सुधार किया गया था। अगर बात कीजिएगा सुधार के बारे में तो उसने उलेमा वर्ग को अपेक्षा करते हुए धर्म राज का नियंत्रण स्थापित कर दिया। यानी कहा कि जो योग होगा मैं उसी को रखूँगा। यानी कि अब राजा का बेटा राजा नहीं, जिसमें योग्यता प्रधान होगी मैं उसी को बनाऊँगा, कुछ भी बनाऊँगा। तो ये इस तरह से तो अच्छी बात है। तो अलाउद्दीन के सैन्य अभियान के बारे में बात कीजिएगा तो सैन्य अभियान के बारे में बात कीजिएगा अलाउद्दीन के, तो अलाउद्दीन ने सेना, अस्थाई सेना की व्यवस्था की। कहने का मतलब है इससे पहले अस्थाई सेना का व्यवस्था नहीं किया गया था। यानी कहने का मतलब है अलाउद्दीन मतलब पहले होता था कि जब युद्ध होने के तिथि में आता था ना तो सेना को भर लिया जाता था, और जब युद्ध खत्म हो जाती है, मान लीजिए युद्ध खत्म हो गई तो सेना को जो है निकाल दिया जाता था। लेकिन अलाउद्दीन के नेतृत्व में अस्थाई सेना, यानी कि युद्ध हो चाहे युद्ध नहीं हो, और उसके शासनकाल में अस्थाई सेना की व्यवस्था कर दी गई कि एकदम मान लीजिए सरकारी नौकरी हो गया उसको,
और उसने नगद वेतन देने का, नगद वेतन यानी उसने नगद वेतन देने का, अलाउद्दीन ने नगद वेतन देने का प्रचलन कर दिया गया था कि आप काम कर रहे हैं हमारे यहाँ तो हमारे पास नगद वेतन लीजिए। और उस वक्त 234 रुपया टंका प्रति वर्ष हुआ करता था, यानी कि एक वर्ष में 234 टंका दिया जाता था। अलाउद्दीन ने, अगर अलाउद्दीन की बारे में बात कीजिएगा तो अलाउद्दीन के बारे में बात कीजिएगा, अलाउद्दीन के अगर बारे में बात कीजिएगा तो अलाउद्दीन के नेतृत्व में हुलिया प्रथा और घोड़े दागने की प्रथा प्रचलन में लाया गया। हुलिया का मतलब अपने हुलिया बना लीजिए और मान लीजिए कि घोड़े के दागने, यानी कि घोड़ा के दागने मतलब हुलिया का प्रथा होता है ना, हुलिया प्रथा अपनाई गई। और घोड़े दागने की, एक घोड़ा अगर होता था ना तो एक जिसके पास जितना घोड़ा हुआ करता था उसका उतना ही वेतन मिला करता था। तो एक घोड़ा ले जाइएगा आप दरबार में तो आपको एक के दरबार में यानी कि आपको वेतन मिलेगा, एक घोड़ा का वेतन मिलेगा। 2 गो ले लीजिएगा तो 2 गो वेतन दे दिया करता था। तो देखा गया कि कुछ सेना जो है चालाकी करता था। चालाकी कैसे करता था बाबू? तो चालाकी ऐसे करता था कि मान लीजिए कि जो एक घोड़ा यहाँ से पैसा ले लिया, इसमें पैसा नगद वेतन ले लिया करता था, तो फिर ये घोड़ा जो है दूसरा आदमी लेकर चला जाता था और फिर वेतन वहाँ से प्राप्त कर लेता था। इसीलिए घोड़े दागने की प्रथा, यानी कि घोड़ा में एक मोहर लगा दिया जाता था कि जिसने इस घोड़े को ले गया है, यानी कि ठप्पा लगा दिया जाता है, आप एक ही बार इससे ले लीजिएगा। अस्पा दो अस्पा की बात कीजिएगा तो अस्पा दो अस्पा इसी के प्रचलन में बात किया गया था। आर्थिक सुधार, यानी कि सुधार क्या हुआ? अगर अलाउद्दीन के बारे में बात की जाए तो अलाउद्दीन सार्वजनिक वितरण प्रणाली का जनक कहा जाता है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली का जनक कहा जाता है। और अलाउद्दीन जागीदारी प्रथा को ख़त्म कर दिया पूर्णतः। और जो केंद्र के भूमि जो हुआ करता था 1/3 कर लिया करता था। यानी कि जो है आप जो है 1 कट्ठा में कुछ भी रोपते हैं आप तो 1 कट्ठा में 1/3 यानी 33.33% जो है आप सुल्तान को दीजिए। लेकिन अलाउद्दीन ने 1/3 को ख़त्म करके 1/2 यानी 50% कर दिया। यानी कि आप 1 कट्ठा में बोए हैं, आप धान की खेती 1 कट्ठा में बोए हैं तो आधा कट्ठा वाला दे दीजिए। आपके अगर चावल अगर 100 किलो हुआ है तो आपको पहले जो है 33 किलो 300 ग्राम दिया करता था, लेकिन इसने ख़त्म करके यानी कि आधा यानी कि 50 किलो मांगने पे कर दिया। कहने का मतलब है 1/2 कर दिया गया था। गैर मुसलमान, वहाँ अगर गैर मुसलमान हुआ करता था तो अलाउद्दीन के नेतृत्व में गैर मुसलमान से 4 प्रकार का कर लिया करता था। पहला जजिया कर, दूसरा स्वराज या भूमि कर, तीसरा गृह कर, चौथा चारागाह कर। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे तरह से समझ में आ रहे होंगे। अलाउद्दीन की मृत्यु के बारे में बात कीजिएगा तो अलाउद्दीन की मृत्यु 1316 ईस्वी में हो गया। और अलाउद्दीन जब मृत्यु 1316 ईस्वी में हो गया तो इसके बाद भी जितने भी शासक बने थे अयोग्य बने थे। अयोग्य कहने का मतलब है कि पागल बौड़ा। इसके बाद अलाउद्दीन के बाद में कोई भी अच्छा नहीं था, यानी अयोग्य था। तो उसके बाद कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी बना, यानी मुबारक शाह खिलजी बना 1316 से 1320 ईस्वी तक का बना। और कुतुब मुबारक शाह खिलजी अपने आप को खलीफा कहता था। क्वेश्चन आता है कि खुद को खलीफा किसने कहा था? तो कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी ने कहा था। ये कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में बात कीजिएगा ना तो ये जो है अयोग्य था, यानी कि नग्न कहने का मतलब नंगा, स्त्री वाला पोशाक पहन के अपने जो साम्राज्य में दौड़ा करता था। यानी कहने के एक प्रकार से कहे ना ये पागल था। हत्या के बारे में बात कीजिएगा तो नग्न स्त्री हुआ करता था, योग्य था, तो उसको हत्या जो है खुसरो शाह शासक, हत्या करके खुसरो शाह शासक बने। खुसरो शासक का शाह अगर बने के अगर बात कीजिएगा तो खुसरो शाह शासक बने तो ये अपने आप को पैगंबर का सेनापति कहता था। पैगंबर का
सेनापति कहता था, सेनापति कहता था, सेनापति कहता था। यानी कि मुबारक शाह खिलजी को हत्या करके खुसरो शाह शासक बने और अपने आप को इसने पैगंबर का दूत कहने लगा। इसने आपने पैगंबर का सेनापति कहने लगा। और इस प्रकार एक गयासुद्दीन खिलजी हुआ करते थे। तो गयासुद्दीन खिलजी यानी कि खिलजी वंश का अंतिम शासक नासिरुद्दीन खुसरो हुआ करते थे। जब नासिरुद्दीन खुसरो हुआ करते थे तो चालाकी से गयासुद्दीन इसे मार दिए और मार देने के बाद स्वयं को तुगलक वंश का संस्थापक बने और इस प्रकार जो है गयासुद्दीन खिलजी तुगलक वंश का संस्थापक बने और स्थापना तुगलक वंश का स्थापना गयासुद्दीन तुगलक किए थे। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद हमने पीडीएफ के जरिए रिवीजन करने की कोशिश करूंगा। तो सबसे पहले मालवा अभियान मैंने बताया कि मालवा अभियान के बारे में 1305 ईस्वी में हुआ था। अलाउद्दीन 1305 ईस्वी में मुल्तान के सूबेदार आइन अल मुल्क के नेतृत्व में मालवा पर आक्रमण किए। उसे जीतकर अपने साम्राज्य में मिला लिया गया और साम्राज्य में मिलाने के बाद 1308 ईस्वी में सुल्तान ने कमालुद्दीन गुर के नेतृत्व में मारवाड़ और मारवाड़ का शासक हुआ करता था शीतल देव, और शीतल देव को जीतकर अपने साम्राज्य में भी मिला लिया गया था। अलाउद्दीन 1311 ईस्वी में घालोर का विजय किया। इस समय वहां के शासक कान्हन देव हुआ करता था और उसके बाद अलाउद्दीन के नेतृत्व में दक्षिण भारत अभियान किया गया और दक्षिण भारत अभियान के अंतर्गत वहां का जो सूबेदार वहां का नेतृत्व जो कर रहे थे तो मलिक काफूर कर रहे थे। तो इस वक्त अगर मैं बारे में बात कीजिएगा तो अलाउद्दीन खिलजी मध्य युग का पहला शासक था जिसने विंध्य पार किया। इनके दक्षिण भारत पर अभियान के विषय में जानकारी हमें वर्णीकृत तारीखें फिरोज शाही तथा अमीर खुसरो की रचना खजायन उल फुतूह के एवं इमामी की रचना फुतुहु उल सलातीन के नेतृत्व में बात किया गया। अलाउद्दीन मलिक काफूर के नेतृत्व में दक्षिण भारत अभियान किया। पहला अगर बात कीजिएगा तो पहला जो किया था देवगिरी पर आक्रमण किया था। तो देवगिरी अभियान 1307 ईस्वी में किया था और 1307 ईस्वी में किया गया था यहाँ पे। तो अलाउद्दीन 1307-8 ईस्वी में मलिक काफूर के नेतृत्व में देवगिरी पर आक्रमण किया। मलिक काफूर ने यहाँ के शासक रामचंद्र देव को पराजित करके दिल्ली भेज दिया और दिल्ली जब भेज दिया गया तो अलाउद्दीन से हाथ मिलाने को कहा मलिक काफूर कि जाइए, हमारे नेता बहुत अच्छे हैं। तो ऐसा माना जाता है कि अलाउद्दीन के दरबार में पहुंच गया और अलाउद्दीन के दरबार में जो वहां पहुंचा राजा के साथ अच्छा व्यवहार किया गया और उसे रायन की उपाधि दिया गया। साथ ही साथ उसका राज वापस कर दिया गया। इस व्यवहार से रामचंद्र इतना प्रभावित हुआ कि उसने फिर कभी भी सुल्तान के साथ विरोध नहीं किया। तेलंगाना या वारंगल युद्ध, तब तेलंगाना के जब युद्ध किया गया तो उस वक्त तेलंगाना के युद्ध अगर बात कीजिएगा तो यहाँ पे तेलंगाना के युद्ध जो बात कीजिएगा तो अलाउद्दीन 1309 ईस्वी में मलिक काफूर के नेतृत्व में वारंगल पर आक्रमण किया। इस समय यहाँ के शासक प्रताप रुद्र देव हुआ करता था। दोनों के बीच में संघर्ष हुआ जिसमें जल्द ही प्रताप रुद्र ने समर्पण कर दिया, आत्मसमर्पण कर लिया, जल्दी कर लिया कि ऐसा ना कि अलाउद्दीन कुछ हमारा और नुकसान कर दे, तो इसलिए समर्पण कर लिया और सुल्तान की अधीनता स्वीकार कर लिया। इसी अवसर पर प्रताप रुद्र ने मलिक काफूर को एक प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा दिया। उसके बाद जो है पांड अभियान के बारे में बात कीजिएगा तो पांड अभियान
पांड राज अभियान के बारे में बात कीजिएगा तो पांड अभियान दक्षिण अंतिम छोर पर था। वहाँ एक सुंदर पांड हुआ करता था और वहाँ एक बिंड पांड हुआ करता, वीर पांड। दोनों अपने भाई में बीच सिंहासन को लेकर लड़ाई चल रहा था। इसी वक्त सुंदर पांड ने अपने भाई के विरुद्ध सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी से सहायता मांगी। सुल्तान ने अवसर का लाभ उठाकर 1311 ईस्वी में मालिक काफूर को आक्रमण करने के लिए भेजा। जब आक्रमण करने के लिए भेजा गया तो काफूर ने जल्द ही पांड राज की राजधानी मदुरई पर अधिकार कर लिया। वीर पांड वहां से डर के मारे भाग निकला तो मलिक काफूर ने नगर में लूटपाट की, अनेक मंदिर नष्ट किया, अपने साथ वहां लूटपाट की अपार धन संपत्ति लाया जो इसके पूर्व कभी नहीं लाया गया था। तो बात कीजिएगा तो बिल्कुल हम पहले ही समझा दिए हैं। और देवगिरी पर आक्रमण पुनः करने का मतलब ये था कि देवगिरी पर पुनः आक्रमण करने पर ये किया गया था, ये था कि राजा वहाँ का रामचंद्र देव हुआ करता था और रामचंद्र जब देव हुआ करता था वहाँ तो मर चुका, तो उसके तो मृत्यु पहले ही में खत्म हो गई थी। तो उसका पुत्र शंकर देव बना। शंकर देव या सिन्हन देव कहते हैं। गद्दी पर बैठा तो उसने कसम खा लिया कि अपने को दिल्ली का शासन से स्वतंत्र कर लिया और कर देने को बंद कर दिया। यानी अलाउद्दीन खिलजी को कर देना बंद कर दिया और कर देने के बाद बंद जब कर दिया गया तो इसके प्रतिक्रिया स्वरूप को 1311 ईस्वी में सुल्तान ने मलिक काफूर को पुनः देवगिरी पर आक्रमण करने के लिए भेजा। इस युद्ध में शंकर देव मारा गया और यहाँ भी काफूर ने विभिन्न नगरों को लूटा। अलाउद्दीन के नेतृत्व में अगर बात कीजिएगा तो कुछ सुधार किया गया था। अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली का ऐसा पहला सुल्तान था जिसने उलेमा वर्ग की अपेक्षा करते हुए धर्म पर राज का नियंत्रण कर दिया, यानी कि जो राजा होगा उसी को हम बनाएंगे। सैन्य अभियान के बारे में कुछ अपना अभियान में सुधार किया गया था। तो सैन्य अभियान में अलाउद्दीन पहला ऐसा सुल्तान था जिसने अस्थाई सेना की व्यवस्था लॉन्च किया। अलाउद्दीन ने सैनिकों को नगद वेतन देना शुरू कर दिया। इससे पूर्व सैनिकों को जागीर देने की प्रथा प्रचलित थी। ऐसा माना जाता है कि एक सैनिक का वेतन 234 टंका प्रति वर्ष था। अलाउद्दीन सैनिकों को हुलिया लिखने की प्रथा अपनाई तथा घोड़े को दागने का शुरुआत किया। अलाउद्दीन एक अस्प दो अस्प का प्रचलन किया। आर्थिक सुधार, जब आर्थिक सुधार के बारे में बात कीजिएगा तो अलाउद्दीन ने पहले से प्रचलित जागीरदारी प्रथा को समाप्त कर दिया गया। अलाउद्दीन ने दान की गई अधिकांश भूमि को, यानी कि अलाउद्दीन ने दान की गई भूमि को, यानी कि दान कर देता था अपने जमीन जायदाद को, तो उसे छीन कर जो है खालसा भूमि में परिवर्तित कर दिया गया। पूर्णतः केंद्र के नियंत्रण में रहने वाली भूमि अलाउद्दीन कर की दर को बढ़ाकर 50% कर दिया। यानी पहले 33% कर देना हुआ करता था, अलाउद्दीन खिलजी ने 50% कर दिया, कर बढ़ा दिया, यानी 33 से 50% कर दिया गया था। इन्होंने सल्तनत में गैर मुसलमानों से 4 किस्म के कर लिया करते थे। पहला 4 लिया करते थे, बात कीजिएगा। पहला जजिया कर, दूसरा स्वराज या भूमि कर, तीसरा गृह कर और अगला चारागाह कर। अलाउद्दीन ने बाजार नियंत्रण प्रणाली को दृढ़ता से लागू किया। इन्होंने जीवन निर्वाह की आवश्यकता वस्तु के मूल्य को अस्थायी कर दिया। बाजार का सबसे बड़ा अधिकार सदर ए रियासत कहलाता था। बाजार का सबसे बड़ा अधिकार सदर रियासत कहलाता था, जिसकी नियुक्ति सुल्तान करता था, खुद करता था, यानी जिसकी नियुक्ति जो है खुद करता था। सदर ए रियासत को अधीन 3 अधिकारी हुआ करता था। एक पहला सहना, दूसरा बरीद,
जो गुप्तचारी अधिकारी हुआ करता था। तीसरा मुनहैया, जो गुप्तचर नियुक्त किए गए उसी को कहा करता था। अलाउद्दीन खिलजी को सार्वजनिक वितरण प्रणाली का जनक कहा गया है। सराय अदल सरकारी सहायता प्राप्त बाजार था जहां वस्त्र एवं अन्य वस्तुओं के व्यवहार होता था। सहना ए मंडी बाजार का दरोगा होता था। सहना ए मंडी का जो बाजार हुआ करता था उसी का वो दरोगा हुआ करता था। अब खिलजी वंश का पतन के बारे में बात कीजिएगा तो अलाउद्दीन की मृत्यु 1316 ईस्वी में हो गई थी। बाद के दिनों में क्रमशः शिहाबुद्दीन उमर बने, कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी बने तथा नासिरुद्दीन शाह बने। ये सब अयोग्य बादशाह थे, अयोग्य शासक हुआ करते थे। उसके बाद जो है अलाउद्दीन के बाद कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी बने और जब मुबारक शाह खिलजी बने तो 1316 से 1320 ईस्वी तक बने थे। ये पहला सुल्तान शासक था जिसने अपने आप को खलीफा घोषित कर दिया और 1317 ईस्वी में देवगिरी के पुनर्विजय उसकी एक बड़ी उपलब्धि थी। बाद के दिनों में वह विलासी प्रवृत्ति का हो गया और दरबार में स्त्री वाला पोशाक पहन लेता था और दौड़ता खेलता था उसी में। मुबारक शाह खिलजी की हत्या करके खुसरो शाह शासक बना। वह अपने आप को पैगंबर कहने लगा। खुसरो शाह अपने आप को पैगंबर का सेनापति कहने लगे। इस प्रकार एक विद्वान हुआ करते थे गयासुद्दीन तुगलक। तो गयासुद्दीन तुगलक क्या किए, खिलजी वंश के अंतिम शासक सुल्तान नासिरुद्दीन खुसरो को हत्या कर दिए और स्वयं अपने आप को सुल्तान घोषित कर दिए गए। और इस तरह से अलाउद्दीन जो खिलजी वंश का संस्थापक किया था उस वक्त जो है गयासुद्दीन तुगलक वंश का नींव डाला। अगर मंगोल के आक्रमण के बारे में बात कीजिएगा तो सबसे आक्रमण जो हुआ था, भारत पर सर्वाधिक मंगोल आक्रमण हुआ करता था और अलाउद्दीन खिलजी के काल में हुआ था, मतलब दबाया गया। पहला 1297 ईस्वी में मंगोल आक्रमण हुआ और मंगोल नेता हुआ करते थे उस वक्त जो मंगोल नेता हुआ करते थे उस वक्त जो पहला आक्रमण हुआ था 1297 ईस्वी में, तो उस वक्त मंगोल आक्रमण हुआ करते थे कादर खां हुआ करते थे, उल्टा लिखा गया है। और सल्दी खां जो होता था दूसरा में हुआ करता है, यानी सल्दी खां। एक बार फिर से आ जाइए। तो मंगोल आक्रमण, जब पहला मंगोल आक्रमण 1297 ईस्वी में कादर खां के नेतृत्व में मंगोल नेता हुआ करते थे और अलाउद्दीन खिलजी के काल में इसे दबाया गया। और दबाया कौन? जफर खां दबाए, उलुग खां भी दबाए थे। दूसरा मंगोल आक्रमण 1298 ईस्वी में हुआ था। उस वक्त मंगोल आक्रमण का नेता सल्दी खां हुआ करता था और उसने दबाया कौन? तो जफर खां ने दबाया था। तीसरा मंगोल आक्रमण 1299 ईस्वी में हुआ था और मंगोल के नेता जो हुआ करते थे कुतलुब ख्वाजा और तारंगी बेग हुआ करते थे और दबाया कौन? जफर खां ने ही दबाया और इस वक्त जो इसने मारा गया। कहने का मतलब है कि पहला में 1297, दूसरा 1298, तीसरा 1299। तो 1297 में कादर खां, दूसरा में 1298 में सल्दी खां, तीसरा 1299 में कुतुबुल ख्वाजा या तारंगी बेग। दबाने का